बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डिजीज़ेज़ ऑफ निपल अभी डिस्कशन करने लगे हैं। लास्ट वीडियो में हमने ब्रेस्ट के मुतालिक बहुत सी चीज़ें डिस्कशन की। अच्छा, निपल के बारे में मैंने बताया था कि इसकी रिट्रैक्शन जो है ना, वो किस किस केसेस में हो सकती है। कोई भी पैथोलॉजिकल काज हो, कोई भी कार्सिनोमा हो, ठीक है। जो लिगामेंट ऑफ कूपर होता है ना, वो हमारे पास स्किन से नीचे पेक्टोरलिस फेशिया तक जा रहा होता है, तो उसकी जो है ना वो सुकड़ाव की वजह से हमारे पास स्किन जो है ना वो पिंच कर जाती है। तो सेम इसी तरह यहाँ पे है कि जो है ना रिट्रैक्शन प्यूबर्टी के ऊपर भी और लेटर लाइफ के ऊपर भी जो है ना वो आपकी कर सकती है। अभी मैं आपको एक डायग्राम भी दिखा देता हूँ, ठीक है। प्यूबर्टी या लेटर लाइफ दोनों के ऊपर वो कह रहा है कि हमारे पास हो सकती है। अब ये हमारे पास कोई भी पैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को ज़ाहिर करता है। अगर कोई फीमेल, जितनी भी गर्ल्स मेरी वीडियो सुन रही हैं, आपके निप्पल के ऊपर किसी किस्म की रिट्रैक्शन धंसा हुआ अंदर की तरफ या कुछ भी और एबनॉर्मेलिटी नज़र आती है, तो फ़ौरन रजू करें अपने डॉक्टर के साथ, ठीक है। अब ये हमारे पास रिट्रैक्शन, ये हमारे पास स्लिट लाइक रिट्रैक्शन भी हो सकती है, ठीक है। या ये हमारे पास जो है ना वो सर्कमफ्रेंशियल भी हमारे पास हो सकती है। डिपेंड करता है हमारे पास कौन सी काज है, ठीक है। स्लिट लाइक रिट्रैक्शन निप्पल जो है ना वो हमारे पास डक्टल एक्टेजिया या क्रोनिक पेरीडक्टल मेस्टाइटिस की वजह से हमारे पास होती है। जिन लोगों को डक्टल एक्टेजिया होता है, ठीक है, या फिर क्रोनिक मेस्टाइटिस होती है, ठीक है, इन्फ्लामेशन, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह, उसके अंदर आपको स्लिट लाइक। लेकिन सर्कमफ्रेंशियल जो है ना वो हमारे पास कोई भी अंडरलाइंग कार्सिनोमा को जो है ना वो इंडिकेट करती है, ठीक है। अब आपको पता चल गया जब निपल रिट्रैक्शन है तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। ट्रीटमेंट यही है कि ये ना प्रेगनेंसी या लैक्टेशन, जब वो अगर माँ बन जाती है तो उसके बाद ये खुद ब खुद जो है ना रिट्रैक्शन इसकी ठीक हो सकती है। लेकिन अगर फिर भी ना ठीक हो तो फिर हम कॉस्मेटिक सर्जरी करके जो है ना वो लिगामेंट्स को ठीक कर दिया करते हैं, तो इससे हमारे पास रिट्रैक्शन उसकी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, ये देख लें। ये आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊँगा क्योंकि फिर वो लिमिट लग जाती है वीडियो के ऊपर। ये देख लें, स्लिट लाइक आपको कोई भी वो निप्पल जो है ना वो इसका जो है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह की काफ़ी पिक्चर्स हैं, जाके मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकता क्योंकि ये देख लें, एक ये भी एक डायग्राम है, ठीक है। तो स्लिट लाइक आपको नज़र, अगर बिल्कुल गोल होगी तो वो सर्कमफ्रेंशियल होगी और वो कार्सिनोमा को, ये किसी भी हमारे पास मेस्टाइटिस को जो है ना स्लिट लाइक हमारे पास रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी पैगेट डिजीज़ ऑफ द निप्पल। पैगेट डिजीज़ आपने पैथो के अंदर भी पढ़ा हुआ है, मतलब कोई भी एजिस्मेटस चेंजेस, एक्जिमा की तरह के आपको जो चेंजेस नज़र आ रहे हैं, ये वाली एक देखें कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जिस तरह वो एलर्जिक सी एक कंडीशन आ जाती है ना, वहाँ पे इसी तरह की आपको निप्पल के ऊपर अगर कोई भी सुपरफिशियल स्किन मैनिफेस्टेशन नज़र आ जाए, ठीक है, सुपरफिशियल स्किन की मैनिफेस्टेशन, तो ये हमारे पास पैगेट डिजीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। होता क्या है इसके अंदर, एक्जिमा जो होता है ना, एक्जीमिएटस चेंजेस, ठीक है, वो आपको सारी की सारी यहाँ पे मिलती हैं। वजह क्या है, हो सकता है इसको कोई भी हमारे पास डक्टल कार्सिनोमा हो, मतलब जो ब्रेस्ट के डक्ट्यूल्स है ना उनके जो है ना वो कार्सिनोमास की वजह से हमारे पास हो सकती है, ठीक है। डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू आपने पढ़ा होगा तो DCIS लिख दीजिएगा। या फिर हमारे पास कोई भी इन्वेसिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा है जो कि डक्ट से हमारे पास निपल की तरफ जो है ना वो आगे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी इन्वेसिव कार्सिनोमा जो आप डक्ट से मज़ीद निपल की तरफ जो है ना प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसी पैगेट डिजीज़ वाले को जब आप माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे ना तो आपको जो है ना वो लार्ज ओविड सेल मिल जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे मैं इस मार्कर से लिखता हूँ, माइक्रोस्कोपिकली आपको एक तो लार्ज और एक तो ओविड शेप जो है ना वो आपको कह रहा है कि सेल्स आपको दिख जाते हैं। पेल स्टेनिंग में साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और मतलब मेलपिगियन लेयर ऑफ द एपिडर्मिस जिसे हम पैगेट सेल कहते हैं ना, वो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो दिख जाएंगे। बस इतनी सी बात है। अब आपको किस तरह पता चलेगा कि ये एक्जिमा है या ये हमारे पास पैगेट डिजीज़ है। अच्छा, एक्जिमा बेसिकली क्या था, मैंने डर्मा के अंदर बताया था। उसके अंदर भी ना स्किन आपकी ड्राई, इची और इन्फ्लेम्ड सी स्किन जो है ना वो हो जाती थी, ठीक है। उसके अंदर फिर हमने डर्माटाइटिस और वो सारे के सारे। अब आप किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे कि ये पैगेट डिजीज़ है या एक्जिमा है, तो इसके लिए हम एक यहाँ पे छोटू सा चार्ट बना लेते हैं ताकि हम ईज़िली जो है ना इसको प्रेजेंट कर सकें, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, ये हमारे पास है जी पैगेट डिजीज़, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्जिमा, ECZEMA, ठीक है। अगर तो ब्रेस्ट के एक ब्रेस्ट इन्वॉल्व हो यूनिलैटरल और उसकी स्किन एक्जीमिएटस हो, ठीक है, सोजिश वाली, वो जो भी मैंने रेड रेडनेसी दिखाई है, अगर एक ब्रेस्ट की हो तो वो पैगेट डिजीज़ होगी। अगर दोनों ब्रेस्ट हों तो बाईलैटरल होगा तो वो उसको हम फिर एक्जिमा कहेंगे, उसको फिर भी पैगेट डिजीज़ नहीं कहेंगे, ठीक है।
फिर हमारे पास जो पैगेट डिजीज़ है, पैग से याद कर लो कि एक ही पिग है, मतलब क्या कहते हैं, सूअर कहते हैं इसको, ठीक है? और वो जो है ना बूढ़ा सूअर है, मैंने यूँ याद किया था, ये ओल्डर फीमेल के अंदर होगा, जबकि ये एक्जिमा जो है ना ये हमारे पास यंगर जवान लोगों के अंदर होगा। फिर ये जो इसके अंदर ना हमारे पास प्रूराइटिस होता है, मतलब वहाँ पे जो है ना कह लें ख़ारिश होना इस तरह की, यहाँ पे कोई भी ऐसी प्रूराइटिस वाली सिम्पटम्स नहीं होती, नो प्रूराइटिस, जबकि यहाँ पे हमारे पास प्रूराइटिस होगा, ठीक। फिर हमारे पास वो कह रहा है कि साइट क्या है, इसकी मोस्ट हमने पिग का हम यूँ कह लें कि निप्पल, जो भी पिग है हमारे पास उसका हमने अब निप्पल देखना है, तो निप्पल ही मोर और लेस जो है ना यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। जबकि यहाँ पे जो है ना वो एरियोला भी साथ में इन्वॉल्व होगा, ठीक है? फिर वो निप्पल और उसके साथ एरियोला दोनों इन्वॉल्व होंगे। फिर यहाँ पे वो कह रहा है कि कोई भी ब्रेस्ट डिज़ीज़ इसके अंदर जो है ना वो पुरानी इसके अंदर चल रही होगी, लेकिन एक्जिमा के अंदर जो है ना वो एज़ सच कोई भी अंडरलाइन ब्रेस्ट कैंसर वगैरह नहीं चल रहा। इसका एसोसिएटेड किसके साथ है? कैंसर के साथ। मतलब जो पिग खाते हैं उनको कैंसर हो जाता है, तो यहाँ कैंसर एसोसिएटेड होता है, जबकि ये हमारे पास कैंसर एसोसिएटेड नहीं होता। ज़रूरी नहीं कैंसर हो, कोई और वजह भी हो सकती है, ठीक है? तो ये हमारे पास थी बिनाइन डिजीज़ ऑफ द निपल, डिजीज़ ऑफ द निपल, ठीक है? जिसके अंदर हमने निपल रिट्रैक्शन और हमने पैगेट डिजीज़ को अच्छे से डिस्कशन कर लिया है, ठीक है? अब हम देखते हैं जी हमारे पास जो है बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ वो क्या होती हैं। तो बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ के अंदर जो है ना हमने जो क्लासिफ़िके ये एक तो कह लें कि मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट प्रॉब्लम है, ठीक है? 30% जो वुमेन है ना जितनी भी आपके पास आती है वो बिनाइन ब्रेस्ट डिज़ीज़ से ही इन्वॉल्व होती हैं। तो आप इसके क्लासिफ़िकेशन हम ये किस तरह कर लेंगे? ये हमारे पास कॉन्जेनिटल भी हो सकता है, इंजरी भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, या फिर हमारे पास कोई भी एबरेशन ऑफ द नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इन्वोल्यूशन जिसे हम ANDI भी कहते हैं। तो ये सारे की सारी आपके पास कंडीशंस आनी चाहिए, ठीक है? तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे कॉन्जेनिटल जो इसके है ना डिसऑर्डर वो डिस्कशन करूँ, तो टॉप ऑफ द प्रायोरिटी में हमारे पास आएगा एमेज़िया, AMAZIA, एमेज़िया हो सकता है, या फिर हमारे पास हो सकता है पॉलीमेज़िया हो सकता है, ठीक है? मतलब मज़ा से याद कर लो ना कुछ मज़ा आ रहा है, ठीक है? फिर हमारे पास हो सकता है जी इन्वर्टेड, अब ओवरऑल हम ब्रेस्ट की बात कर रहे हैं, इन्वर्टेड निपल हो सकता है, या फिर हमारे पास सुपरनुमेरी हो सकता है, ठीक है? SUW सुपरनुमेरी हमारे पास निपल हो सकते हैं, या फिर हमारे पास टाइटेज़ डिज़ीज़ हो सकता है, TIETZES, टाइटेज़ डिज़ीज़ जिसको हम कहते हैं कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, ठीक है? कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस भी, या फिर हमारे पास कोई भी सीबेशियस सिस्ट यहाँ पे आपको दिख सकती है, ठीक है? सीबेशियस सिस्ट आपको दिख जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ हैं कॉन्जेनिटल के अंदर हम इसको क्लासिफ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? अब एमेज़िया बेसिकली क्या होता है? कॉन्जेनिटल एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट, मतलब उसका ब्रेस्ट है ही नहीं बिल्कुल भी, कॉन्जेनिटली जो है ना वो, मतलब मज़ा से याद किया था मैंने कि ब्रेस्ट से मज़ा लिया जाता है, तो एमेज़िया है ही नहीं, ए आ गया तो मज़ा हम नहीं ले सकते, तो एमेज़िया ब्रेस्ट एब्सेंस है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द ब्रेस्ट है। पॉलीमेज़िया हमारे पास क्या है? एक्सेसरी ब्रेस्ट, 2 से ज़्यादा ब्रेस्ट हो जाएँगे, ठीक है? तो पॉली मीन मैनी है, तो हमारे पास मोर दैन 2 ब्रेस्ट अगर किसी फीमेल के अंदर प्रेज़ेंट हो तो वो होती हैं। और वो ब्रेस्ट कहाँ पे आपको दिख जाएगा? वो आप उसकी बगलों के अंदर, एक्सिला के अंदर आपको जो है ना वो जो एक्स्ट्रा ब्रेस्ट है वो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? कभी-कभार वो जो होती है ना हमारे पास मिल्क लाइन आपने एक पढ़ी होगी, ठीक है? जो एक्सिला टू ग्रोइन जो है ना आपने एम्ब्रियो के अंदर पढ़ी होगी, तो वहाँ पे किसी भी जगह पे हो सकता है, एक्सिला से लेके ग्रोइन तक किसी भी जगह पे आपको दिख सकता है, ठीक है? अब ये जो हमारे पास एमेज़िया है ना, ये आपने एक कंडीशन पढ़ी थी, पोलैंड आपने सिंड्रोम पढ़ा होगा कहीं किसी जगह पे, ठीक है? तो उसके अंदर जो है ना वो एब्सेंस ऑफ इसके अंदर एक तो ब्रेस्ट बिल्कुल नहीं होता, और हमारे पास जो स्टर्नल पोर्शन है, पैक मेजर मसल है ना, पी से पोलैंड था, यहाँ से हमारे पास जो पैक मेजर मसल है ना, उसका एक स्टर्नल पोर्शन वो बिल्कुल ही नहीं होता। तो एक मसल और एक उसके अंदर ब्रेस्ट दोनों नहीं होते। पोलैंड सिंड्रोम अगर पूछ लें तो वो एमेज़िया के अंदर आएगा। यार ये कौन वीडियोस को लाइक कर रहा है टिकटॉक के ऊपर? ठीक है। अच्छा, पॉलीमेज़िया में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम एक्सेसिव ब्रेस्ट हो गया, इसके अलावा हमारे पास इन्वर्टेड निपल है, सुपरनुमेरी है, मतलब एक से इन्वर्टेड में हमने देख लिया कि अंदर की तरफ रिट्रैक्ट किया हुआ है, सुपरनुमेरी एक से ज़्यादा जो है ना वो हमारे पास निपल जो है ना उसकी ब्रेस्ट के ऊपर होगा तो उसे सुपरनुमेरी कहेंगे।
फिर हमारे पास टाइटस डिजीज़ है, इसको हम बाद में डिस्कशन करते हैं, सीबेशियस सिस्ट और वो भी सारे के सारे। अच्छा, यहाँ पे उसने एक लिखा हुआ है ANDI, इसी बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ के अंदर ना आपको एक लफ्ज़ मिल जाएगा ANDI, एनडी या जो भी पढ़ लो इसको, एब्रिएशन ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इन्वोल्यूशन। जो नॉर्मल डेवलप हो रही है उसके अंदर कोई भी एब्रिएशन आ गई है, ठीक है, तो हमारे पास एब्रिएशन ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इन्वोल्यूशन, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली आपको साइक्लिकल नोड्यूलैरिटी और मेस्टेल्जिया मिल जाता है, ठीक है। तो मेस्टेल्जिया बेसिकली क्या होता है, ब्रेस्ट पेन होता है। एक तो हमारे पास वहाँ पे नोड्यूलैरिटी आपको दिखेगी, ठीक है, साथ में मेस्टेल्जिया, मतलब उसको ब्रेस्ट पेन जो है ना वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक है बड़ी कंडीशन। अब इसके अंदर साथ में आपको सिस्ट भी मिल जाएगी, साथ में फाइब्रो एडिनोमा भी मिल जाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास जो है ना वो रबड़ी सी जो है ना वो मोबाइल सी कोई ना कोई सिस्ट आपको जहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। डक्टल एक्टेजिया मिल जाएगा, गलेक्टोसील आपको एक कंडीशन है वो भी इसी के अंदर एंडी के अंदर देगी, ठीक है। गलेक्टोसील मतलब गलेक्टो से याद कर लो ना कि हमारे पास कोई मिल्क फ्लूइड सिस्ट जो है ना वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। मिल्क फ्लूइड सिस्ट जो है ना वो आपको कुछ इस तरह की अगर मेरे पास हो जाए, ये देख लो यहाँ पे आपको एक दिख रही है, ये मिल्क फ्लूइड वाली जो है ना यहाँ पे एक सिस्ट सी आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली इस तरह की गलेक्टोसील वाली, इसी की वजह से हमारे पास कुछ ना कुछ नोड्यूलैरिटी आ जाएगी, ठीक है। और उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपको एब्सेस भी जो है ना वो मिल जाता है, तो ये हमारे पास कंडीशन है। अब मैंने यहाँ पे एक लफ्ज़ किया टाइटस डिजीज़ के बारे में, जिसको मैंने कहा कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस, ठीक है। मतलब कॉस्टो क्या होता है और कॉन्ड्राइटिस क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास पसलियाँ होती हैं ना, ठीक है, कॉस्टो और कॉन्ड्राइटिस क्या होती हैं, जो कार्टिलेज होती है, तो वह यहाँ पे कुछ ना कुछ मसला, जहाँ पे आपकी ये स्टर्नम है, ये यहाँ पे कार्टिलेज होती है, यहाँ पे रिब होती है, तो कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन इसी को कहते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे पास इन्फ्लामेशन ऑफ कॉस्टोकॉन्ड्रियल कार्टिलेज, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ कॉस्टोकॉन्ड्रियल कार्टिलेज, इसकी हमारे पास इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है। तो जब ये छाती के ऊपर वाली पसलियाँ और इनकी कार्टिलेज हमारे पास इसकी इन्फ्लामेशन होगी, तो हमारे पास क्या होगा, पेन होगा, टेंडरनेस होगा, ठीक है, साथ में हमारे पास स्वेलिंग ऑफ द कॉस्टल कार्टिलेज होंगी, ठीक है। और यूजुअली जो पहली चार है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है, उन रिब्स और उनकी जो कार्टिलेज है उनके अंदर आपको जो है ना अगर शदीद पेन हो रही है, तो ये हमारे पास है जी, पेशेंट को कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस है, ठीक है। और ये मोस्टली चिल्ड्रन और यंग अडल्ट के अंदर होती है, और वोमेन जो है ना वो ज़्यादा इससे सफ़र करती हैं, ठीक है। अब वो कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करेगी वोमेन जो है ना, तो उसकी वजह से ये कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस जो है ना, इसकी पेन जो है ना वो बढ़ती जाएगी। वो कहते हैं जब मैं खांसी करूँ, ठीक है, कफिंग करूँ या कोई भी लंबा सांस लेना, डीप इंस्पायरेशन, तो उसको जो है ना अगर आप खांसी करो और लंबा सांस लो, तो वो पेन की जो है ना हमारे पास शिकायत करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, टेंडरनेस और स्वेलिंग कहाँ पे है, जो ये जॉइंट है ना, इस एरिया पे कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट है ना, यहाँ पे आपके पास होगा। ट्रीटमेंट इसकी क्या है फिर टाइटस डिजीज़ की, आपने सिंपल जो है ना उसको लोकल हीट एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे देनी है, और साथ में हो सकते तो स्टीराइडल दे, मतलब पेन किलर और साथ में स्टीराइडल और एंटी इन्फ्लामेटरी जो है ना वो आपने दे देनी है, तो इससे जो है ना पेशेंट की टाइटस डिजीज़ ठीक हो सकती है। अच्छा, कुछ लोग इसको ना टीच टेज जो है ना वो प्रोनाउंस करते हैं, मैं तो टाइटिस जो है ना यही प्रोनाउंस करना ये मेरे लिए ईजी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना आपको मैं एक दिखाना चाह रहा था, अगर किसी ने मेमोरीज़ के लिए रिकॉल करना है, तो ये देखो, इसकी जो रेड रेड पसलियाँ हैं ना यहाँ पे, ये पसलियाँ और फिर इसके बाद कार्टिलेज और फिर स्टर्नम होती है ना, तो ये कॉस्टोकॉन्ड्रल वाला जो एरिया है आपको ये देख रहे हो जो रेड रेड एरिया है, तो इस जगह पे उसको जो है ना वो शदीद पेन होगी, यूनिलेटरल होती है मोस्टली जो है ना, तो ये इसे कहते हैं टिट्स सिंड्रोम या टाइटस सिंड्रोम, जो भी आपने पढ़ना चाहे, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास एक दफ़ा क्वेश्चन पता क्या आया था कि एक यंग फीमेल है, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में यंग फीमेल था, ठीक है, जो कि एथलीट है, ठीक है, खिलाड़ी थी, और वो 6 माह के हिस्ट्री से जो है इंटरमिटेंट पेन जो है ना उसको लेफ़्ट ब्रेस्ट के अंदर जो है ना हो रही है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास पेन जो है ना वो फ्यू डेज़ से जो है ना वो ज़्यादा अचानक से हो जाती है, और पेन जो है ना वो कह रहा है कि किसी भी फिज़िकल
उस पेन की वजह से वो कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर सकती। हमने ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन किया तो ब्रेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि डीप ब्रेथ और कफ़िंग की उसको पेन हो रही है, तो टेटास डिज़ीज़ जो है ना इसका जो है ना वो आंसर था। ठीक है? तो ये एक मैंने साथ में बताया। अच्छा, नंबर 2 पे हमारे पास जो बिनाइन डिज़ीज़ ऑफ द ब्रेस्ट है उसके अंदर एक हमारे पास है डिफ्यूज़ हाइपरट्रोफी। अगर किसी ने इसका जो है ना वो स्क्रीनशॉट लेना है ना तो यहाँ से ले लेना, ठीक है? होपफुली ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ होगा। ओके जी, नेक्स्ट अब छोटे-छोटे टॉपिक से इसके अंदर हमारे पास है जी डिफ्यूज़्ड हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी क्या होता है? मतलब किसी भी चीज़ का बढ़ जाना, ठीक है? तो साइज़ के अंदर, अब फीमेल का ब्रेस्ट कब बढ़ सकता है? जब वो प्रेग्नेंट होती है। आपने एक वो जुगन का शो सुना होगा ना, वो बता रही होती है जब मेरा बेबी होने वाला था तो मेरे जो है ना ब्रेस्ट बहुत बढ़ गए। उसने ऑन लाइव टीवी पे बताया था, तो वो यही है डिफ्यूज़ हाइपरट्रोफी। बाइलैटरल जो है ना वो इनलार्जमेंट हो जाती है दोनों ब्रेस्ट की, और मोस्टली जो है ना प्यूबर्टी के ऊपर, और सबसे ज़्यादा देखा गया है प्रेगनेंसी के ऊपर, ठीक है? हार्मोनल इन्फ्लुएंस के अंदर जो है ना ये हमारे पास बढ़ जाता है, ठीक है? अब इसके अंदर जो ब्रेस्ट है ना वो अपनी इनॉर्मियस, वो कह रहा है डायमेंशन, बेले की मैं लाइन बोल रहा हूँ कि इनॉर्मियस डायमेंशन जो है अटेन कर लेता है, और इसके अंदर ना उसकी सेंसिटिविटी टू एस्ट्रोजेनिक हार्मोन वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है? मतलब ब्रेस्ट की जो सेंसिटिविटी है ना टू एस्ट्रोजेनिक हार्मोन जो भी आ रहा है, उसकी जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है? तो कभी-कभार ये अगर खामख़ा ही हद से ज़्यादा बढ़ना शुरू कर दे तो ये भी एक है। तो इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, एंटी ईस्ट्रोजेन जो, क्योंकि फीमेल जो है ना इसको कैरी करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर हम एंटी ईस्ट्रोजेनिक जो है ना वो देते हैं, और इसके अलावा हम कुछ ना रिडक्शन मेमोप्लास्टी भी हम कर लेते हैं, ठीक? अगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है तो हम रिडक्शन मेमोप्लास्टी जो है ना, मतलब सर्जरी करके तो हम इसके अंदर जो है ना वो सारा जितना एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो निकाल देते हैं, फैट वगैरह वो सारे के सारे। तो बस ये डिफ्यूज़ हाइपरट्रोफी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी फैट नेक्रोसिस के बारे में, ठीक है? अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूक्यू आया करता है, फैट नेक्रोसिस, मतलब अगर किसी को चोट लग गई है ब्रेस्ट के ऊपर तो उसकी नेक्रोसिस भी हो जाती है, तो वह वहाँ से है, ठीक है? ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है, और मोस्टली जो है ना ये मिडल एज वुमेन के अंदर जो है ना वो देखा गया है। वजह क्या है, हमारे पास कोई भी ब्लंट ट्रॉमा, मतलब अगर कोई भी एक्टिविटी के दौरान उसके ब्रेस्ट के ऊपर चोट लग गई है, आप समझने वाले समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, तो ब्लंट ट्रॉमा, कोई थप्पड़ बहुत ज़ोर से लग गया ब्रेस्ट के ऊपर या कुछ भी इस तरह का हो गया, तो इसके अंदर हमारे पास होगा, ठीक है? अब यहाँ पे ना हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा जो है ना वो एक है, लेकिन इसकी वजह से हम डायग्नोस नहीं है। अच्छा, इसके अंदर फिर क्या होता है, जब ट्रॉमा होता है तो उसके अंदर जो भी जितना भी फैट होता है ना, जिस जिस जगह पे ट्रॉमा होता है उसकी जो है ना वो नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है ब्रेस्ट के अंदर, ठीक है? और वो एट दी एंड जो है ना हमें बता दिया करता है कि वो हमारे पास एक पेनलेस ब्रेस्ट के अंदर लंप हो जाता है, ठीक है? अब ये जो फैट नेक्रोसिस है ये हमारे पास फिर पेनलेस लंप इन दी ब्रेस्ट के साथ प्रेजेंट करता है। वो फैट जो होता है वो नेक्रोस होता है एक लंप की सूरत में आपको दिख जाता है। तो उसको हम कहते हैं, ये पुअरली डिफाइंड होता है, इतना ज़्यादा डिफाइंड नहीं होता। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि क्यों इसको पेनलेस हो, तो उसकी हिस्ट्री एक तो लेनी है, ठीक है? साथ में आप उसकी मैमोग्राफी जो है ना वो करवा लेंगे, तो आपको जो है ना क्रोनिसिटी का पता चल जाएगा, इर्रेगुलर आपको ना मास विद कैल्सिफिकेशन, ठीक है? अब वही ज़ाहिर का जो फैट नेक्रोसिस हुआ उसके अंदर कुछ ना कुछ कैल्सिफ़िकेशन होनी है, तो आपको एक तो इर्रेगुलर मास मिलेगा फैट नेक्रोसिस के अंदर, और उसके अंदर आपको वक़्त के साथ-साथ कैल्सिफ़िकेशन जो है ना वो भी आपको दिख जाएगी, तो ये बड़ी वजह निशानी है, ठीक है? कैल्सिफ़िकेशन प्रोग्रेसिव होती है, पेरिफेरल होती है, और वो नॉन ब्रांचिंग होती है जो इसकी है। साथ में ये कह रहा है लेटर स्टेज के अंदर ना यहाँ पे एक ऑयली, ज़ाहिर पता फैट क्या है, ऑयल ही है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑयली सिस्ट जो है ना वो आपको मिल जाती है, जहाँ-जहाँ पे वो नेक्रोसिस जो है ना वॉल ऑफ होती है बाय द फाइब्रस टिश्यू। अब देखो ना, यहाँ पे सपोज़ करें अगर फैट नेक्रोसिस, तो ये हमारे पास जहाँ फाइब्रस टिश्यू है ना इसको वॉल ऑफ कर लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास हो जाती है जी फैट नेक्रोसिस के साथ हमारे पास, ठीक है? अब अगर डायग्नोसिस जो है ना इसका ना मान रहा हो तो फिर हम इमेजिंग कर लेते हैं, कोई भी बायोप्सी जो है ना वो रिकमेंड कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि आया कि ये कैंसर तो नहीं है। तो हमने अगर कैंसर से रूल आउट करना है तो हम इसके लिए स्पेशल इमेजिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, साथ में हम उस एरिया की बायोप्सी ले लेते हैं, उसको अंडर कर लेते हैं, ठीक है?
अब अगर हमें पता चल कि ये फैट नेक्रोसिस है तो इसके लिए हमें कोई ऐसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, रीअश्योर करना है पेशेंट को, ठीक है। बस आपने ये रूल आउट करना है कि ये मैलिग्नेंसी है या नहीं है। अगर नहीं मैलिग्नेंसी तो पेशेंट को रीअश्योर करो कि वो वक्त के साथ साथ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो है हमारे पास इन्फेक्शियस मेस्टाइटिस। ये क्या होता है? आपने मेस्टाइटिस का नाम तो सुना होगा, मतलब इन्फ्लामेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास है जी इन्फेक्शियस मेस्टाइटिस एंड ब्रेस्ट एब्सेस, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, अपलोडिंग में मसला होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आ जाए, तो उसके अंदर हम ये सारे के सारे इन्फेक्शियस मेस्टाइटिस डिस्कस करते हैं। थैंक यू।